नमस्कार। कम्पेटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में हिंदी के पर्यायवाची शब्द अक्सर एक बड़ी चुनौती लगते हैं, है ना? कई बार लगता है कि इतने सारे शब्द कैसे याद रखें? तो चलिए आज इसी मुश्किल को थोड़ा आसान बनाते हैं। एक ऐसा तरीका देखते हैं जिससे ये शब्द आसानी से समझ भी आएं और याद भी रह जाएं। देखिए, अगर ये शब्द मुश्किल लगते हैं तो इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। ज्यादातर लोगों को यही लगता है और एग्जाम के प्रेशर में तो कंफ्यूजन होना बहुत ही आम बात है। पर अच्छी खबर ये है कि इसका एक बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन है। हम क्या करने वाले हैं? हम इन शब्दों को कुछ ग्रुप्स में बांटकर समझेंगे। पहला ग्रुप होगा दिव्य और पौराणिक शब्दों का। फिर देखेंगे प्रकृति और समाज से जुड़े शब्द। उसके बाद रोजमर्रा की चीजों के बारे में बात करेंगे और आखिर में सबसे जरूरी बात कि ये सब क्यों मायने रखता है। इस तरह से सीखना न सिर्फ आसान होगा बल्कि काफी मजेदार भी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सेक्शन है दिव्य और पौराणिक शब्द। ये शब्द सिर्फ एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि ये हमारी संस्कृति और कहानियों का एक बहुत बड़ा हिस्सा हैं। आइए इनके पीछे छिपे अर्थों को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भगवान कृष्ण की। जरा देखिए, उनके कितने सारे नाम हैं। और कमाल की बात यह है कि हर नाम के पीछे एक कहानी है, एक मतलब है। जैसे राधापति मतलब राधा के पति, या गिरधारी जिसने अपनी उंगली पर पर्वत उठाया। यही तो है भाषा की असली खूबसूरती। अच्छा, अब देखिए कुबेर को, जिन्हें हम धन का देवता मानते हैं। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न है। उनके ज्यादातर पर्यायवाची शब्दों में धन शब्द आता है। धनाधिप, धनराज, धनेश। है ना आसान याद रखना? ये नाम सीधे सीधे बताते हैं कि वो धन के स्वामी हैं। इसके बाद आते हैं प्रेम के देवता, कामदेव। इनके पर्यायवाची शब्द तो और भी काव्यात्मक हैं। जैसे एक नाम है पुष्पधनवा। इसका मतलब है जिसके पास फूलों का धनुष हो। सोचिए कितनी सुंदर कल्पना है ये। और ये देखिए, कल्प वृक्ष मतलब वो पौराणिक पेड़ जो हर इच्छा पूरी कर देता है। इसके पर्यायवाची भी इसी बात को दिखाते हैं। कल्पतरु, देवतरु, जिसका मतलब है देवताओं का पेड़। सारे नाम इसके डिवाइन नेचर से ही जुड़े हैं। चलिए अब अपने अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। प्रकृति और समाज के शब्द। ये वो शब्द हैं जो हमारे आसपास की दुनिया से, हमारे रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए हैं। यहाँ एक बहुत मजेदार कंपैरिजन है। एक तरफ है किसान, जिसके लिए अन्नदाता जैसा सम्मानजनक शब्द है, यानी अन्न देने वाला। और दूसरी तरफ है खल या दुर्जन, मतलब एक बुरा इंसान। जब हम शब्दों को इस तरह कॉन्ट्रास्ट में याद करते हैं तो वो हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाते हैं। अब इन दो जानवरों को देखिए, गाय और गधा। दोनों ही भारतीय जीवन का हिस्सा हैं, पर उनके लिए इस्तेमाल होने वाले शब्द कितने अलग हैं। गाय के लिए गौ, धेनु, सुरभि जैसे शब्द हैं। वहीं गधे के लिए गर्दब या धूसर, जो उसके रंग को बताता है। ये हमारी भाषा की रिचनेस को दिखाता है। यहाँ दो और प्राकृतिक चीजें हैं, किरण और किनारा। किरण के लिए मरीचि, रश्मि, अंशु जैसे शब्द हैं जो सुनने में भी काव्यात्मक लगते हैं। और किनारे के लिए तट, कूल, तीर जैसे शब्द हैं जो बिल्कुल सटीक और सीधे हैं। चलिए अब आते हैं हमारे तीसरे और आखिरी ग्रुप पर, यानी रोजमर्रा की वस्तुएं। ये वो शब्द हैं जो हमारे आसपास हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। इसलिए इन्हें याद रखना शायद सबसे आसान होगा। सबसे पहले कपड़ा। कितनी साधारण सी चीज है, लेकिन इसके लिए कितने सारे शब्द हैं। चीर, वसन, पट, वस्त्र, अंबर, परिधान। हर शब्द का अपना एक अलग कॉन्टेक्स्ट होता है। बिल्कुल इसी तरह किताब को देखिए। पुस्तक तो आम शब्द है, लेकिन जब हम ग्रंथ या शास्त्र कहते हैं तो उसमें गहराई, एक महत्व का भाव जुड़ जाता है। और ये रहा एक आभूषण, कंगन। इसके भी कई नाम हैं, कड़ा, चूड़ा, वलय। हर शब्द असल में थोड़े अलग तरह के ब्रेसलेट के लिए इस्तेमाल होता है। और आखिर में काजल। इसके लिए काजर, कज्जल, अंजन जैसे शब्द हैं। एक शब्द है नेत्र लेप, जिसका सीधा सा मतलब है आंखों पर लगाने वाला लेप। कितना डिस्क्रिप्टिव है ना? तो हमने इन शब्दों को 3 अलग अलग ग्रुप्स में देखा, पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये सब एग्जाम के लिए इतना जरूरी क्यों है। चलिए अब इस पर बात करते हैं।
देखिए, बात बहुत सीधी सी है। अगर वोकैबुलरी पर अच्छी पकड़ हो तो एग्जाम के उस सेक्शन में 95% से ज़्यादा स्कोर करना बिल्कुल मुमकिन है, और ये कुछ मार्क्स आपको हज़ारों लोगों से आगे ले जा सकते हैं। और ये कोई हवा में कही गई बात नहीं है। ये सारे शब्द जो हमने अभी देखे, ये यूपीएसआई, यूपीएससी, टेट जैसी बड़ी बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, यानी इन्हें याद करना आपकी सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इन्हें मास्टर करने का रास्ता क्या है? बहुत सिंपल है। पहला, शब्दों को थीम के हिसाब से ग्रुप में बांटें, जैसा हमने अभी किया। दूसरा, उनके रूट मीनिंग यानी उनके मूल अर्थ को समझने की कोशिश करें। और तीसरा, जो सबसे ज़रूरी है, एग्जाम क्वेश्चंस के साथ खूब प्रैक्टिस करें। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए, किसी एक चीज़ के लिए इतने सारे शब्दों का होना, ये सिर्फ एग्जाम का सिलेबस तो नहीं हो सकता। ये हमारी भाषा की गहराई, उसकी समृद्धि और उसकी खूबसूरती के बारे में भी बहुत कुछ बताता है ना? कमाल की बात।